नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से डायरी का पन्ना पाठ पढ़ने जा रहे हैं। डायरी का पन्ना यह सीताराम सेकेसिया जी द्वारा लिखा गया है। ये डायरी का पन्ना उनकी निजी डायरी है। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकेसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकेसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक ज्यादा आज़ाद हिंद फौज के मंत्री रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेकेसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से पढ़ना लिखना सीखा। स्मृति किरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। डायरी का पन्ना हम पाठ की ओर जा रहे हैं। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जाकर समझाया गया था। मतलब यह 26 जनवरी 1931 का दिन जो है ये एक अविस्मरणीय दिन है। आज के ही दिन पूरे भारत के लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इससे पहले 1930 में भी यह दिवस मनाया गया था। उसकी ये पुनरावृत्ति थी और इस दिन के लिए लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी की थी। ये गत वर्ष एक साधारण तैयारी थी, लेकिन इस वर्ष जो है बहुत ही अच्छी तैयारी की है और इस तैयारी के लिए उन लोगों ने प्रचार भी किया था। प्रचार के लिए 2000 रुपया उन लोगों ने खर्च किया था और जो भी कार्यकर्ता थे वे समझते थे कि अपना काम है, हमारा काम है और इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को समझा दिया था। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई है। कलकत्ता में हर एक गली में, हर एक मकानों पर लोगों ने अपना तिरंगा झंडा फहराया था। उनको देखकर ऐसा मालूम होता था कि इन लोगों को स्वतंत्रता मिल गई है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। मतलब कलकत्ते की प्रत्येक गली में अपने अपने घरों पर लोगों ने तिरंगा झंडा फहराया था। जिस रास्ते से भी मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। किसी भी रास्ते में चले जाओ, लोग घूमते फिरते बड़े उत्साहित लग रहे थे। उनमें एक प्रकार की नवीनता मालूम होती थी। लोगों को कहने से ऐसा पता चलता था कि वे कहते थे कि आज की जैसी सजावट कभी नहीं हुई है। और इधर पुलिस भी अपनी ताकत से पूरे शहर में गश्त दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। मोटर गाड़ियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध किया था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। जैसे कि कलकत्ता के लोगों में आज का जोश है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस का विरोध करने के लिए पुलिस वालों ने भी, अंग्रेज सरकार ने भी विरोध किया था और इन लोगों को बाहर आने से मना करने के लिए अपनी पुलिस को तैनात कर दिए थे। पुलिस भी अपना प्रदर्शन करके गश्त दे रहे थे। ये पुलिस वाले
मोटर गाड़ियों में घूम रहे थे। उसमें गोरखी भी थे, सार्जेंट भी थे। सार्जेंट मतलब एक पुलिस में पद है जिसको हम जमादार कहते हैं। और ये लोग लारियों में फिर रहे थे, शहर में घूम घूम कर प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ लोग घोड़ों पर भी अपनी गश्त दे रहे थे। यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस दिखाई नहीं दे रही थी। सारी पुलिस इसी बंदोबस्त के कामों में लगी हुई थी। और सुबह से ही पूरे मैदानों को पुलिस वालों ने सवेरे से घेर लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में ही, मतलब सुबह के समय में ही 6 बजे से पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। वहां पर अच्छी तरह से बंदोबस्त कर लिया था उन लोगों ने, ताकि लोग उसके अंदर घुस न पाए। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया था, लेकिन लोगों ने भोर में ही तिरंगा झंडा फहराया था और अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए थे, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला, जिसमें बहुत सारी लड़कियां थी जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पुलिस का बंदोबस्त अच्छी तरह से हो गया था। जगह जगह पर लोग अलग अलग पार्कों में झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। यहाँ पर लड़कियां भी कोई कम नहीं थी। लड़कियों ने भी इसमें भाग लिया था। लड़कियों ने भी अपना जुलूस निकाला था और इस जुलूस में निकली हुई लड़कियों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया और उनको बंदी बना लिया था। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। जानकी देवी मदलसा बजाज नारायण की पुत्री थी, वहां आदि भी यहाँ पर आ गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है, ये दिवस मनाने का मतलब क्या है, समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। लेखक अपनी मोटर में बैठते हैं और कोलकाता की गली में घूम घूम कर कोलकाता का अवलोकन कर रहे थे और ये देखकर उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। आपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, पर वह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मॉन्यूमेंट के पास जैसे प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। यहाँ पर सुभाष बाबू का जो जुलूस निकलने वाला था, उसका जो भार है पूर्णदास पर था, लेकिन पुलिस वालों ने उनको पहले पकड़ लिया था। लेकिन इससे पहले पूर्णदास ने अब सुभाष बाबू के जुलूस की तैयारी कर ली थी। और इधर जो स्त्रियां हैं, स्त्री लोगों ने भी अपनी जुलूस की तैयारी अच्छी तरह से कर ली थी। जगह जगह पर स्त्रियों ने अपना जुलूस निकाला था तथा जहां पर उनको पहुंचना है, ठीक अपने गंतव्य पर पहुंचने की वो कोशिश कर रहे थे। मॉन्यूमेंट के पास जैसे प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। जिस तरह मॉन्यूमेंट के पास सुबह के समय में जो प्रबंध किया गया था पुलिस वालों का, वहां भी नहीं रहा है। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखाए, लेकिन लोगों को एक प्रकार से सोचने लगे थे कि पुलिस वाले दोबारा रंग ना दिखाए। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की यहाँ पर भीड़ होने लगती। कई लोग यहाँ पर आने लगते हैं और लोग आकर यहाँ पर समूह में इधर उधर घूमने लगे थे, फिरने लगे थे। आज जो बात थी, आज की तरह कोई
बात दूसरी नहीं थी, एक विलक्षण निराली बात थी। यहाँ जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में कभी नहीं की गई थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हो गया है तब से इतनी बड़ी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। अंग्रेजों को एक प्रकार से इन लोगों ने चुनौती दी थी। पुलिस कमिश्नर का भी एक नोटिस निकला था कि अमुक अमुक धारा के तहत और कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सब लोगों को इंस्पेक्टरों ने नोटिस दे दी थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर कांग्रेस की तरफ से भी एक नोटिस निकला था और कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। इधर पुलिस वालों ने एक नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा के तहत आप लोग कोई सभा नहीं कर सकते। अगर सभा में कोई भाग लेता है तो उसे दोषी करार दिया जाएगा, उसको बंदी बना लिया जाएगा। पुलिस वालों का यह नोटिस था। लेकिन इधर काउंसिल के लोगों ने भी एक नोटिस निकाला था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 को झंडा फहराया जाएगा तथा इस स्वतंत्र कार्यक्रम में सभी लोगों को उपस्थित होना है। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होना आवश्यक है। ये खुला चैलेंज था। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां शुरू कर दी। बहुत लोग घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप जरा इधर आइए, पर सुभाष बाबू ने कह दिया, नहीं, आगे बढ़ना है। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यह सब सुनी हुई बातें हम लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। मतलब लेखक और सुभाष बाबू के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं थी। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आँखों से देखा है। लेखक कहते हैं कि जो सुभाष बाबू वंदे मातरम का जो जय घोष कर रहे थे, यह अपनी आँखों से देखा है। उनमें और मुझ में कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का सिर फटा। सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर ये हालात हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। यहाँ पर लोगों की भीड़ है, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। उधर सुभाष बाबू ने अपना जुलूस निकाल कर ले आया है, लेकिन सुभाष बाबू के जुलूस को बीच में ही रोका गया और लोग उनकी संख्या बढ़ने के कारण पुलिस वाले चिढ़ जाते हैं और लोगों पर लाठियां बरसाने लगते हैं। भयानक रूप से लाठियां बरसाते हैं और इस लाठी चार्ज में कई लोगों के सिर फट जाते हैं, कई लोगों को चोटें आ जाती, कई लोग घायल हो जाते हैं। और क्षितिज चटर्जी का भी सिर यहाँ पर फट गया था। उनके सिर से जो खून बह रहा था उसे देखकर आंख मिच जाती, चक्कर आ जाती थी। इधर यह हालत थे, लेकिन उधर स्त्रियां चुप बैठने वालों में से नहीं थी, बल्कि वे मॉन्यूमेंट के पास चली जाती है, सीढ़ियों पर चढ़ती है और वहाँ पर तिरंगा फहराती है और वहाँ पर प्रतिज्ञा भी पढ़ ली जाती है। इस तरह से इन लोगों ने ये काम किया था। जितने भी वॉलंटियर्स थे, सभी वॉलंटियर्स के हाथ में झंडे थे और पुलिस वाले उन पर लाठियां बरसा रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली गई। वहां पर पुलिस वालों ने सुभाष बाबू को पकड़ लिया। पकड़कर उनको लाल बाजार
लॉकअप जेल में भेज दिया गया। कुछ देर के बाद स्त्रियां यहाँ पर जमा हो जाती और जमा होकर उन्होंने जुलूस निकाला और वहाँ से चली जाती है। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों का जोश, लोगों की ये जुलूस देख कर पुलिस वाले चिढ़ जाते हैं और दोबारा लोगों पर भी लाठियाँ शुरू कर देते हैं। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए थे। धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। पुलिस उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज देती है। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठियां बरसा रही थी। इधर तो पुलिस ने सुभाष चंद्र बोस को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाकर वो लाल बाजार के जेल लेके जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पर एक लड़कियों का जुलूस आ जाता है। साथ में बहुत सारी औरतें वहाँ पर आई थी। भीड़ इकट्ठी होने लगी थी और बीच में थोड़ा पुलिस वाले ठंडे पड़े थे, लेकिन बाद में इस भीड़ को देखकर पुलिस वाले उन पर लाठियाँ बरसाने लगते हैं। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर लोग भी ज़्यादा ही घायल हो गए थे। धर्मतले के मोड़ पर आकर इन स्त्रियों का जुलूस टूट जाता है। जुलूस तितर बितर हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन करीब 50-60 स्त्रियां जो हैं उसी धर्मतले के मोड़ पर बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले उन्हें पकड़कर लाल बाजार जेल में भेज देते हैं। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ने लगा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा जी कर रही थी और उनको भी पुलिस वालों ने बहु बाजार के मोड़ पर रोक लिया था और वे वहीं पर बैठ गई। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गए, जिस पर पुलिस बीच बीच में उनके ऊपर लाठियां चलाते जा रहे थे। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाएगा, जहाँ पर जो औरतें बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक लारी आ जाती है पुलिस वालों की। उस लारी में बैठी हुई औरतों को बिठाकर लेके जाते हैं और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। केवल वो स्त्रियां नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी पकड़कर लेके जाते हैं। उसमें ब्रिजलाल गोयन का, जो कई दिन से लेखक के साथ में काम कर रहे थे और लेखक के साथ में वो दमदम जेल में भी चले गए थे, उनको भी पकड़ा गया था। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि दौड़ते दौड़ते वह अपने आप ही नीचे गिर जाता है। उसे अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मार जोर से, फिर पकड़कर कुछ दूर लेके जाता है और दूर ले जाकर ब्रिजलाल गोयनका को उन लोगों ने, पुलिस वालों ने छोड़ दिया। इस पर स्त्रियों के जुलूस में वे शामिल हो जाता है। जब दूर छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर भी एक स्त्रियों का जुलूस निकल आ रहा था और उस जुलूस में ये ब्रिजलाल गोयनका शामिल हो जाते हैं, शरीक हो जाते हैं और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। पुलिस वालों ने उनको वहीं पर भी पकड़ लिया, फिर बाद में दोबारा उनको छोड़ देते हैं। तब वह स्वतः एक 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। पुलिस वालों ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। मदल साहब पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी बहुत मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। मदल साहब को भी पहले पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। उनको वहाँ पर पुलिस वालों ने बहुत मारा था और सब मिलाकर 105 स्त्रियों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया। फिर बाद में मदल साहब जी को रात में छोड़ दिया गया। रात में छोड़ने के बाद
उनको कांग्रेस ऑफिस से एक फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आने के बाद पता चला कि आज के दिन कई लोग घायल हो गए हैं, कई लोगों को चोटें आ गई, चोट खाकर कई लोगों के सिर फट गए हैं, घायल हो गए, कई लोग तो संगीन है, गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वे वहाँ चले जाते हैं। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी, उन्होंने देखा। डॉक्टर दास गुप्ता उन लोगों की देखरेख कर रहे थे तथा उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे, बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ मदरसा जाती है, उन लोगों को साथ में दवाखाने में ले जाती है और वहाँ पर जाकर उनको वहाँ देखने के बाद पता चलता है कि दवाखाने में कितने लोग हैं। पता चला कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुँचे थे। इनके जाने से पहले 160 लोग अस्पताल में आ गए थे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। और भी कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन वे लोग घर चले गए हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए होंगे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में जो स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, स्वतंत्रता का काम नहीं हो रहा है, स्वतंत्रता के लिए यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का एक कलंक था इनके ऊपर, वह आज बहुत अंशों में धुल गया है। ये कलंक मिट गया है और लोग सोचने लगे हैं कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। स्वतंत्रता के लिए कलकत्ता के लोग भी अपना हिस्सेदारी दे सकते हैं। इसी तरह से ये पाठ आज पूरा होता है। धन्यवाद।